आज हमारा टॉपिक है सेल ऑफ एसेट बाय हायर परचेजर। अब अगर हम हायर परचेज सिस्टम के थ्रू गुड्स बाय करते हैं या एसेट बाय करते हैं तो उसमें जो हायर परचेजर होता है उसके पास ओनरशिप नहीं होती गुड्स की, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। ओनरशिप किसके पास रहती है? हायर वेंडर के पास। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता ओनरशिप किसके पास बनी रहेगी? वेंडर के पास। अब इस सिचुएशन में क्या हायर परचेजर बिना ओनरशिप लिए आगे सेल कर सकता है एसेट्स को? ऐसा वो नहीं कर सकता। उसे पहले क्या लेनी होगी? ओनरशिप रिसीव करनी होगी हायर वेंडर को। ओनरशिप कैसे वो रिसीव कर सकता है? पेमेंट करके। जो टोटल अमाउंट है एसेट्स के लिए, जो भी पेंडिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट जो एसेट्स के लिए अभी भी पेंडिंग है उसको लंप सम पे करके वो क्या कर सकता है? ओनरशिप रिसीव कर सकता है और फिर वो सेल कर सकता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो इस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हमें स्टडी करना है आज। तो सबसे पहले अगर हायर परचेजर एसेट को सेल करता है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी? पैसे आएंगे उसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू एसेट्स अकाउंट्स, जिस भी एसेट्स को वो सेल कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब इसके पास जो एसेट्स थी उस एसेट्स का अकाउंट इसने बनाया होगा हायर परचेजर ने, उस एसेट्स में से डेप्रिसिएशन उसने चार्ज कर दी होगी। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो एसेट्स की वैल्यू है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एसेट्स थी हमारी टोटल 1 लाख की, उसमें से 3 ईयर में 30,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। अब जो एसेट्स की वैल्यू है वो 70,000 है। अब 70,000 एसेट्स की वैल्यू वाली जो हमने वो सेल की है वो हमने मान लेते हैं कि 80,000 में सेल कर दी, तो आप एंट्री तो 80,000 से करोगे। इस केस में एसेट क्या रिवील कर रही है? प्रॉफिट रिवील कर रही है। आप प्रॉफिट पे सेल करे उसे, तो एंट्री आप एक और करोगे प्रॉफिट के लिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर ऐसा हो जाता है कि जो 70,000 वैल्यू वाली एसेट आप 60,000 में सेल कर देते हो तो इस केस में आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप ये वाली एंट्री करोगे 60,000 से, और इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्योंकि अब आपको लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट 10,000 से। ये एंट्री हो जाएगी एसेट सेल करने की। अब एसेट सेल करने के लिए उसके पास ओनरशिप भी होनी चाहिए। ओनरशिप के लिए वो क्या करेगा? हायर वेंडर को लंप सम पेमेंट करेगा। अब लंप सम पेमेंट अगर वो करता है तो उसे रिबेट मिलती है, जो हमने डिस्कस किया था अर्लियर। अब वो रिबेट ले करके अमाउंट, टोटल अमाउंट जो पेंडिंग था वो पे कर देगा। अब टोटल अमाउंट पे करने के लिए एंट्री क्या करेगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो क्या है? रिसीवर है, टू बैंक अकाउंट। जितना अमाउंट पेंडिंग था वो पे करने के लिए वो ये वाली एंट्री कर देगा। ये आपको पता ही है, इंस्टॉलमेंट पे करता है या अमाउंट पे कराएगा, जो भी हायर परचेजर जो भी अमाउंट पे करेगा उसके लिए एंट्री आप ये करते हो। ठीक है। अब जब आप ये एंट्री कर रहे हो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होती है 31 दिसंबर को। मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो 31 दिसंबर ईच ईयर, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो। अब आप एसेट सेल कर रहे हो, एसेट जो आपने सेल की है ये आप कर रहे हो 30 जून। अब इस केस में लास्ट जो इंस्टॉलमेंट आपने पे की वो 31 दिसंबर को पे की हुई, उसके बाद आपको 6 मंथ हो गए उस एसेट्स को यूज़ करते हुए। अगर आप ये एसेट सेल कर रहे हो इसी डेट को आप पेमेंट करोगे किसको? वेंडर को, हायर वेंडर को। तो जितना अमाउंट पेंडिंग था प्लस इस डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आप ऐड कर दोगे। तो आपको क्या करना है? पेंडिंग बैलेंस जो अभी आपका है
ऐड उसमें आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ सेल, सेल की डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। अब जो टोटल वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं फटाफट। परचेज ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2000 ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम बी कंपनी। ए कंपनी क्या है, हायर परचेजर, और बी कंपनी क्या है, हायर वेंडर। ए परचेज करती है 1 अप्रैल 2000 को एक मशीनरी जिसका कैश प्राइस है 2,40,000, ठीक है। An amount of 70,000 was paid on signing the agreement and the balance was paid in 3 equal installment of 70,000 each on 31st March each year। अब डाउन पेमेंट आपको दे रखी है 70,000 की और इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 70,000 इंटू में 3, और ये कब पे होती है, 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल के 31 मार्च को हम ये इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंटरेस्ट की जो रेट है वो दे रखी है आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट वेंडर चार्ज करता है, ये इंटरेस्ट चार्ज करता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन चार्ज करता है हायर वेंडर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है। उसके बाद ये कहता है अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च को एवरी ईयर को। ऑन 31 जनवरी 2002, 31 जनवरी 2002 को क्या हुआ है, एक कंपनी सोल्ड द मशीन फॉर 1,50,000। ए ने जो मशीन है वो सेल कर दी 1,50,000, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड द अमाउंट ड्यू टू बी कंपनी वाज सेटल फॉर 1,20,000, और बी कंपनी को इसी डेट को पे किए गए हैं 1,25,000। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अब जनरल एंट्रियां कर लो पहले आप, फिर लेजर अकाउंट खुद ब खुद से प्रिपेयर कर लेना। तो मैं आपको जनरल एंट्रियां करवा देता हूं दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहले एंट्रियां स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में और यहाँ बी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्रियां करेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2000 को मशीनरी बाय की गई है, तो उसके लिए ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा मशीन बाय करने के लिए, मशीन अकाउंट डेबिट अमाउंट जो हमारा कैश प्राइस था 2,40,000, टू बाय किससे कर रहा है, बी कंपनी से 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन सेल करने के लिए एंट्री क्या करेगा, किसको सेल कर रहा है, ए को। ए कंपनी अकाउंट डेबिट अमाउंट 2,40,000 टू क्या कर रहा है वो, हायर सेल, हायर सेल्स अकाउंट 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट डाउन पेमेंट की गई है इसी डेट को। डाउन पेमेंट के लिए एंट्री क्या करेगा, हायर परचेजर बी को कर रहा है डाउन पेमेंट, तो बी रिसीवर है, बी कंपनी अकाउंट डेबिट
अमाउंट डाउन पेमेंट का 70,000 टू बैंक अकाउंट 70,000 इसने डाउन पेमेंट की, ये रिसीव करेगा डाउन पेमेंट, एंट्री क्या करेगा, इसके पास बैंक में पैसा जमा हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 70,000 टू किससे रिसीव कर रहा है पैसा, ए कंपनी से, ए कंपनी अकाउंट 70,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च को क्या करेगा, अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट ड्यू करेगा। इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री क्या करेगा, 31 मार्च 2001 को इंटरेस्ट, इसके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट था हमारा 2,40,000, इसमें से 70,000 हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, बाकी कितना रहा 1,70,000। 1,70,000 का 10% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी आ जाएगी 17,000 टू किसको हम ड्यू कर रहे हैं, बी कंपनी को, टू बी कंपनी 17,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू होने की। इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट होगा किससे, ए से, ए कंपनी अकाउंट डेबिट, ए से इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 17,000 का, तो इसके लिए एंट्री ए कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 17,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट इसी डेट को पे की गई है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए एंट्री क्या करेगा, हायर परचेजर बी कंपनी अकाउंट डेबिट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है 70,000। अब 70,000 इंटू में 3 अगर हम करेंगे तो ये 2,10,000, इट मीन्स इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड है, तो हम अमाउंट सेम ही रखेंगे, बी कंपनी अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैंक अकाउंट 70,000। ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए एंट्री हो जाएगी। ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, डेट आपकी सेम रहेगी, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी, इसके पास पैसा जमा होगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू कहाँ से आ रहा है पैसा, ए से, ए कंपनी अकाउंट 70,000। ठीक है, उसके बाद इस डेट को अकाउंट जब क्लोज करेगा तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या करेगा, डेप्रिसिएशन इसके लिए एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना, वैल्यू कितने की थी हमारी मशीनरी की 2,40,000, डेप्रिसिएशन था 10%, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपके आ जाएगी 24,000 टू किस पे चार्ज करें हम, मशीनरी पे, टू मशीन 24,000। ठीक है, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन के लिए कोई एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे। तो ये जो अपने एक्सपेंसेस है, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट कितना 24,000, तो डेप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का अमाउंट आपका 17,000, टोटल मिला के 41,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 17,000। उसके बाद हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री करेंगे। इसके लिए इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी इसके लिए इनकम है तो पहले इंटरेस्ट को क्या करेगा, ये डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कितना था 17,000 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 17,000। ठीक है, अब उसके बाद जो हायर सेल की है ये भी इसे कहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है, स्टेटमेंट, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी, तो आप इकट्ठा यही कर सकते हो या अलग अलग एंट्री भी आप कर सकते हो। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करती है। ये एंट्रियाँ हो जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमें क्या करना है, 31 मार्च 2002 को हमारा नेक्स्ट ईयर क्लोज होता, उससे पहले ही क्या कर देता है, ए मशीन सेल कर देता है 31 जनवरी को ही, 2 महीने पहले ये मशीन सेल कर देता है इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करने की एंट्री कर देते हैं ए की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये अमाउंट हम कुछ एडजस्ट कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारा क्रिएट हो जाए। सबसे पहले सेल करने के लिए एंट्री क्या की जाएगी, सेल हमने कितने की है, 1,50,000 की। तो डेट हमारी क्या होगी, 31 जनवरी 2002 को। एंट्री हम क्या करेंगे, ए के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट करेगा ये 1,50,000 टू इसके पास से जा क्या रहा है, मशीनरी, इसने सेल कर दी तो मशीनरी इसके पास से जाएगी 1,50,000, ठीक है। उसके बाद इस मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें ये जानना है। देखो टोटल मशीनरी थी हमारी 2,40,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 24,000 की, 1,70,000 की टोटल थी, उसके ऊपर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी हमारी 24,000, बाकी कितना रहा बैलेंस, 2,40,000 की थी सॉरी टोटल हमारी मशीनरी, इस पर 24 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब बैलेंस रहा हमारा 2,16,000, 2,16,000 नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस था। अब हम सेल कब करें, 31 मार्च 2002 को, तो 10 मंथ की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे 10% से 10/12 या 5/6 हम रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21,600 इंटू में 5/6, इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन की 3,6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,0,0 18,000। 10 मंथ के लिए जो डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होनी है वो आपकी होनी है 18,000, ठीक है। 18,000 की डेप्रिसिएशन आप और चार्ज कर लो इसमें से। अब बाकी जो बैलेंस रहा वो रहा हमारा 1,98,000। अब मशीनरी जिस डेट को हमने सेल की थी उस डेट को वो थी 1,98,000 की, हमने सेल कर दी वो 1,50,000 की, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाए, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। अमाउंट हमारी क्या होगी, 1,50,000, इसमें से लेस कर देंगे 48,000, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट 48,000, ये एंट्री कर दी जाएगी। जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं एसेट्स। ये हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमने हायर वेंडर को अमाउंट पे की है, हायर वेंडर को जो अमाउंट हमने पे की है वो अब हमें पे करनी है। पेंडिंग जो बैलेंस था उसका कितना था, टोटल थे 2,40,000, टोटल 2,40,000 थे, उसमें से 70,000 हमने डाउन पेमेंट की, 70,000 हमने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, टोटल मिला के हमारे कितने हुए 1,40,000 हमारे रिमेनिंग रह गए थे। प्लस इसका जो इंटरेस्ट था सॉरी इसमें जो हमें इंटरेस्ट है वो भी चार्ज करना होगा। 2,40,000 में से 70,000 हमने लेस किए तो ये रहा 1,70,000, इस पे इंटरेस्ट हमारा चार्ज हुआ
17,000 का। टोटल मिला के हमारी पेंडिंग रहेगी 1,87,000। 1,87,000 में से हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे की 70,000 की, अब बाकी कितना रहा आपका 1,17,000। 1,17,000 नेक्स्ट ईयर जो हमारा ये था, इसके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग बैलेंस था जो हमें पे करना था हायर वेंडर को, ठीक है। अब 1,17,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना है 10% की रेट से। फुल ईयर का ये बनता है 11,700। आपको कैलकुलेट करना है 10 मंथ के लिए, या 5/6 आप लिख सकते हो। 10 मंथ के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ है कि 5,0,575 नहीं, यहाँ अमाउंट 5 से मल्टीप्लाई करना है। 500,52749 9,750 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 10 मंथ के लिए, जो कि आपको पे करना था। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री हम कर देंगे। इंटरेस्ट ड्यू होने के लिए जो आप एंट्री करोगे वो एंट्री क्या होगी, जैसे पहले करते आए थे आप वैसे ही एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ए के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। किस डेट को आप करोगे, जिस डेट को सेल कर रहे हो, तो डेट हमारी सेम ही रहेगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमारा 9,750 टू किसको ड्यू कर रहे हैं हम, बी कंपनी को, टू बी कंपनी 9,750, ये हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद 1,17,000 हमारे पेंडिंग थे, ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसमें 9,750। अब जो टोटल आएगा वो आ गया हमारा 1,26,750 रुपीज़। हमें पे करने थे हायर वेंडर को टोटल मिला के 1,26,750। हमने पे कितने किए हैं, 1,25,000। तो हम पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे, बी कंपनी अकाउंट हम डेबिट करेंगे। जितना हमने पे किया है उतना ही हम डेबिट करेंगे, 1,25,000 टू बैंक अकाउंट 1,25,000। अब हमें पे करने थे 1,26,750। हमने 1,25,000 पे किए। इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1,750 का। इसमें से अगर 1,25,000 लेस कर देते हैं तो 1,750 ये प्रॉफिट हो रहा है हमें। इट मीन्स ये रिबेट के रूप में हमें मिला है, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये हम कहाँ शो करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डेबिट क्या होगा आपका, किसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, बी की वजह से। बी कंपनी अकाउंट डेबिट होगा 1,750 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट आपका यही सेम रहेगा। ये एंट्री तो हो जाएगी हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाने के बाद एसेट सेल की, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसने प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया, उससे कोई लेना देना नहीं। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इसके लिए वो एंट्री करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंट्री वो क्या करेगा, इंटरेस्ट के लिए ए कंपनी अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट जो हमारा ड्यू हुआ था वो था 9,750 टू इंटरेस्ट 9,750। अब डेट यहाँ यही सेम रहेगी 31 जनवरी 2000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ये क्या करेगा, पेमेंट रिसीव करने के लिए। पेमेंट जो रिसीव करेगा उसके लिए एंट्री क्या करेगा, बैंक
अब ये पेमेंट रिसीव करेगा इंस्टॉलमेंट की। अब ये जो एंट्री है मैं कर देता हूँ आपकी, इसके बाद की एंट्रियाँ हम स्पेस एडजस्ट करके यहाँ कर देते हैं। इसके बाद की जो एंट्रियाँ हैं हम यहाँ कर लेते हैं। जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव करेगा तो इंस्टॉलमेंट नहीं सॉरी फाइनल पेमेंट रिसीव कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, इसके पास कितने आएंगे 1,25,000 जो कि ए ने पे किए हैं टू ए कंपनी 1,25,000। ठीक है, अब इसे रिसीव करने से ए से रिसीव करने थे इसे 1,26,750। टोटल अमाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो था 1,26,750 जो कि रिसीव करना था इसे ए से। इसके बदले में इसे मिले हैं 1,25,000। तो इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,750 टू ए कंपनी 1,750, ये वाली एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये एंट्रियाँ होंगी अगर सेल कर दी जाती है एसेट्स तो। ठीक है, अब इस पे बेस आप लेज़र इनके प्रिपेयर कर सकते हो। लेज़र में आपको क्या करना है, हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हायर वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करना है और मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। अगर आपको हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में बोला जाता है, अगर आपको हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में बोला जाता है तो एक ही अकाउंट आप प्रिपेयर कर दो, इनफ है सिर्फ और सिर्फ हायर परचेजर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा परचेज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब तक देखो क्या होता आया है, जैसे हायर परचेजर हैं और हायर वेंडर, दो पार्टियां थी हमारे पास। हायर परचेजर क्या करता था, डायरेक्टली इसे पे करता था इंस्टॉलमेंट और इसे प्राप्त करता था एसेट्स या गुड्स। एसेट यहाँ से यहाँ आ रही थी हायर परचेजर की तरफ और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हायर वेंडर की तरफ जा रही थी। ये प्रोसीजर था और ये डायरेक्ट इनके बीच में लेन देन हो रहा था। अब क्या होगा, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एसेट बाय की जाती हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं राम और हायर वेंडर हम ले लेते हैं सुमित हायर वेंडर है और राम हायर परचेजर है। तो पहले अब तक तो हमने क्या किया है, राम की बुक्स ऑफ अकाउंट में किसका अकाउंट प्रिपेयर किया है, एक तो एसेट्स का और दूसरा जो हायर वेंडर है उसका, सुमित का। लेकिन अब क्या होगा, अब जो परचेजिंग है वो किसके थ्रू होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम ले लेते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक के थ्रू ये परचेजिंग कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, हायर परचेजर राम जो है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट किसे करेगा, राम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा HDFC को। HDFC इंस्टॉलमेंट की पेमेंट किसको करेगा, सुमित को। तो अब राम का सुमित के साथ कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं है और सुमित का राम के साथ कोई डायरेक्ट लेन देन नहीं, बीच में एक मीडियोकर आ गया है HDFC बैंक, उसके थ्रू लेन देन हो रहा है। क्योंकि HDFC बैंक तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये कोई भी एसेट्स या गुड्स सेल नहीं करता। गुड्स जो है वो तो सुमित की है और बाय कौन कर रहा है, राम। लेकिन बीच में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रहा है HDFC बैंक। अब ये ऐसा होता क्यों है, बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सुमित ट्रस्ट नहीं करता राम पे, क्योंकि अननोन होते हैं। बहुत बार जो कस्टमर होते हैं वो अननोन होते हैं, तो हम इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको डायरेक्टली एसेट हैंड ओवर नहीं कर सकते कुछ डाउन पेमेंट के बदले में। हमें गारंटी चाहिए होती है कि ये इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, जो बाकी की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो हमें रिसीव हो जाएंगे। तो ये गारंटी जो देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। अब जो लेन देन होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होगा। ये जो पे करेगा इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मीडियोकर है HDFC बैंक को, हायर परचेजर, और इसी से पोजीशन प्राप्त करेगा वो एसेट्स का। तो इट मीन एसेट भी वो यहीं से पोजेस प्राप्त कर रहा है, हालांकि एसेट वो किसकी है, सुमित की। अब जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जा रही है वो सुमित के पास किसके थ्रू जा रही है, HDFC बैंक के थ्रू, और एसेट इसने हैंड ओवर कर दी HDFC बैंक को। ठीक है,
अब यही एसेट सेम्स हमारी डायरेक्ट यहाँ राम के पास नया करके HDFC बैंक के थ्रू राम तक पहुँची है। अब जो अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होंगे वो कैसे मेंटेन करेंगे? अब राम का देखो सुमित के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो राम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट का अकाउंट तो प्रिपेयर करेगा जैसे पहले करता आया था। यहाँ सुमित की जगह बस वो किसका अकाउंट प्रिपेयर करेगा? HDFC जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसका अकाउंट प्रिपेयर करेगा जैसे पहले वो एंट्रियाँ करता था सेम वैसे ही एंट्रियाँ करेगा। अब हम इस बेस पे एंट्रियाँ करेंगे कि हमारे लिए तो जो हायर वेंडर है वो HDFC बैंक ही है, और ये जो एंट्रियाँ करेगा इस बेस पे करेगा कि इसके लिए हायर परचेजर क्या है? HDFC बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से परचेज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा और उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हायर वेंडर की बजाय आपको हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करना है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नेम से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। हायर वेंडर से आपका कोई लेना देना नहीं है, और इसी तरीके से हायर वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा हायर परचेजर का, वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अकाउंट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। जैसे पहले एंट्रियाँ करते थे हम इंस्टॉलमेंट के लिए वैसे ही अब की जाएगी, जैसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करते थे वैसे ही अब करेंगे। तो इस तरीके से आपका परचेज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। इस पे बेस आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना।